वेलकम बैक टू लर्निंग डेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं मंजीत सर और आप सभी का फिर से एक बार लर्निंग डेरा यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आई एम बैक विथ बायोलॉजी क्लास 12 ऑफ चैप्टर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट लेके आपके सामने उपस्थित है। अगले तीन जो मैंने पार्ट बताया, तीनों पार्ट में जीवों में जनन, जीवन चक्र, अलैंगिक जनन, इस सब के बारे में बताना जाइएगा, उसका लिंक मिल जाएंगे, देख सकते हैं वहाँ पे। आज हम जो बताने वाले हैं आपको वो लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? इस जनन में दो विपरीत जनकों की आवश्यकता होती है, यानी कि दो विपरीत जनक बोले तो मेल और फीमेल, मादा और पुरुष, यानी कि मादा और नर, यानी कि स्त्री और पुरुष की आवश्यकता होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। इसमें जो संतान उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, यानी कि माता के कुछ गुण परिलक्षित होते हैं और विभिन्नता उत्पन्न होती है। आइए आगे हम जानते हैं कि लैंगिक जनन के लक्षण क्या क्या होते हैं। सेंस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के बाद उस शिशु में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट है, इसमें शिशु का जो लक्षण होता है वो डीएनए पर निर्भर करता है, यानी कि डीएनए ही शिशु के लक्षण को आगे बढ़ाता है, परिलक्षित करता है। सेकेंड है, डीएनए शरीर का आकार बनाता है, यानी कि माता पिता से जो डीएनए मिलता है वो शरीर को एक रूप देता है। लैंगिक जनन में विभिन्नता उत्पन्न होती है। मैंने पहले बताया कि जब हम नर और मादा अलग अलग होंगे तो उनसे जो जाइगोट बनेगा, उनसे जो संतति आएगी, उसमें विभिन्नता कुछ न कुछ उत्पन्न होगी, यानी कि विभिन्नता पाया जाएगा। फोर्थ नंबर है, लैंगिक जनन में एक लिंगीय जीव भाग लेते हैं। जब नर अलग हो, मादा अलग हो, मेल अलग हो, फीमेल अलग हो, तो उसे तो एक लिंगीय जीव बोला जाता है। तो उसी को कह रहा है कि लैंगिक जनन में एक लिंगीय जीव भाग लेते हैं। आइए हम जान लेते हैं कि वो कैसे जाइगोट, वो कैसे संतति उत्पन्न होती है, इसके बारे में नर और मादा से। ये नर है और ये मादा है। नोट्स बनाते चलिएगा जब बच्चों, जब हम साइड में होते हैं, साइड में हो जाएंगे तो नोट्स बनाते चलिएगा। यहाँ पे नर है और यहाँ पे मादा। जब दोनों एक दूसरे के संपर्क में आएंगे तो यहाँ से जो होता है, इसका गुणसूत्र यक्ष और वाई होता है और इसका गुणसूत्र यक्ष और यक्ष होता है। नर और मादा, यानी कि मनुष्यों में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं और 23 जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी कि कुल 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। यहाँ से जो आता है नर से, वो नर युग्मक होता है, नर युग्मक गुणसूत्र होता है, यानी कि गुणसूत्र को नर युग्मक बोला जाता है। यहाँ से मादा युग्मक, इसको बोला जाता है मादा युग्मक। जो नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों अर्धसूत्री विभाजित है, इनके गुणसूत्रों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो जैसे एक्स और एक्स मिलेंगे तो एक्स एक्स हो जाएगा। जब एक्स एक्स मिलेगा और यहाँ पे मिलेगा यक्स और वाई, तो यहाँ पे एक्स और वाई हो जाएगा। जो ए बनता है इसको युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युग्मनज बोलते हैं। ये दोनों को युग्मनज बोला जाता है, लेकिन युग्मनज बोला जाता है, इंग्लिश में इसको बोला जाता है जाइगोट, इंग्लिश में जाइगोट। यही युग्मनज शिशु का निर्माण करते हैं, अर्थात शिशु का निर्माण करते हैं। तो जो ये शिशु उत्पन्न होता है, यक्ष और यक्ष के संयोग से जब शिशु बनेगा, जब दोनों रिप्रोडक्शन करेंगे तो वो जो शिशु बनेगा वो मादा बनेगा, अर्थात वो जो स्त्री होगा, यानी कि बालिका होगी, लड़की होगी। लेकिन जब यक्ष और वाई से होगा तो वो नर बनेगा, यानी कि लड़का होगा। तो आगे वाले चैप्टर में इसको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि डीएनए कैसे भाग लेता है। अब डीएनए क्या होता है भाई? तो ये गुणसूत्र होता है, उसमें मुख्य जो होता है वो डीएनए होता है, यानी कि डीएनए ही गुण को आगे तक ले जाता है, यानी कि डीएनए पर निर्भर करता है कि वो कौन सा डीएनए है, नर है, मादा है, यानी कि शिशु जो होगा वो लड़का होगा या लड़की होगा। तो इसी को बोला जाता है डीएनए। ये डीएनए ही
शिशु में विभिन्नता उत्पन्न कर देता है, यानी कि उसके आकार बनाने का भी काम करता है, विभिन्नता देने का भी कार्य करता है। तो ये बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे आइए देखते हैं हम कुछ, ये नोट्स है बाबू, नोट्स लिख लीजिएगा आप लोग कि ये नोट क्या है। हम नोट ए है कि एक लिंगीय जीव, अब एक लिंगीय जीव क्या होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक से एक लिंगीय जीव कहते हैं। सिंपल, आइए देखते हैं। जब नर और मादा भाग अलग अलग प्राणियों में पाया जाता है उन्हें कहते हैं एक लिंगीय जीव, जैसे मनुष्य, पशु, तिलचट्टा etc। यानी कि ये होते हैं एक लिंगीय जीव। ऐसे जीव जब तक नर और मादा जब संयोग ना हो और उनसे संतति उत्पन्न ना हो उन्हें कहते हैं एक लिंगीय। जब संयोग हो गया, संतति उत्पन्न होगा, वो भी संतति होगा तो वो भी एक लिंगीय जीव होगा। नेक्स्ट है हमारा द्विलिंगीय जीव। जब एक ही प्राणी में नर और मादा भाग एक साथ उपस्थित हो, ऐसा जीव जिसमें नर और मादा भाग दोनों एक साथ आ जाएं उसे कहते हैं द्विलिंगीय। जैसे जोंक, केंचुआ, देख पा रहे होंगे आप लोग, जोंक, केंचुआ, लीच स्पंज, ठीक है, टेप वर्म और बहुत सारे होते हैं, टेप वर्म बहुत सारे होते हैं etc। अब नेक्स्ट टॉपिक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानते हैं, लैंगिक जनन में होने वाली घटनाओं के बारे में। लैंगिक जनन में 3 घटनाएं होती हैं। पहले निषेचन पूर्व घटना, दूसरा निषेचन और तीसरा निषेचन पश्च घटना। प्रत्येक को हम डिटेल्स में पढ़ेंगे, उससे पहले मैं बता दूं कि निषेचन पूर्ण घटना ये होती है कि जब नर और मादा यानी कि मेल और फीमेल एक दूसरे के संपर्क में आने से पहले की जो घटना होती है उसको कहते हैं हम निषेचन पूर्व घटना। जब एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, संयोग करते हैं, उसको कहते हैं निषेचन। तथा निषेचन के बाद जब शिशु का निर्माण यानी कि शिशु का निर्माण अपने मातृ के गर्भ में होने लगता है उस घटना को कहते हैं निषेचन पश्च घटना। और निषेचन पश्च घटना, निषेचन पश्च घटना के बाद शिशु उत्पन्न हो जाती है। आइए हम प्रत्येक को डिटेल्स में पढ़ते हैं। निषेचन पूर्व घटना, इसके अंतर्गत निषेचन से पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। इसके अंतर्गत निषेचन से भी पूर्व 2 घटनाएं होती हैं। वो कौन सी घटना होती है? एक युग्मक जनन। युग्मक जनन का मतलब ये है कि युग्मक नर में और मादा में अलग अलग बनता है, यानी कि नर में जो युग्मक बनता है उसको हम अंडाणु कहते हैं, जो नर में जो युग्मक बनता है उसे हम शुक्राणु कहते हैं, तथा मादा में जो युग्मक बनता है उसे हम अंडाणु कहते हैं। तो वही दोनों युग्मक जनन होते हैं। अब आता है दूसरा युग्मक स्थानांतरण। जब युग्मक बन जाता है यानी कि अंडाणु का निर्माण मादा में तथा शुक्राणु का निर्माण पुरुष में हो जाता है तो उसे हम कहते हैं, होने के बाद उसे हम कहते हैं युग्मक जनन। तथा वो जो नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनने के बाद जब एक दूसरे से स्थानांतरित होते हैं, इसका मतलब यह है कि जब निषेचन से पूर्व घटना होती है यानी कि वो एक दूसरे से स्थगित होते हैं यानी कि अलग होते हैं। जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है यानी कि जब दोनों संपर्क में आते हैं, नर और पुरुष संभोग करते हैं, उस समय स्थानांतरण होता है किसका? उस नर युग्मक का मादा युग्मक के साथ। आइए हम प्रत्येक को फिर से अब डिटेल्स पढ़ते हैं। युग्मक जनन क्या है? युग्मक जनन क्या होता है? ये नर और मादा दोनों में बनता है जिसमें अलग अलग विभिन्नता पाया जाता है, जैसे कि मैं आपको पहले बता रखा हूं और ये नोट्स बनाने के लिए पूरा अच्छे तरीके से लिख रखा हूं। आप लोग नोट्स बनाते चलिए वीडियो को रोक कर। अब इसमें कई तरह से जो होते हैं युग्मक का जनन होता है। जैसे होता है समयुग्मकी जनन, यानी कि नर और मादा का दोनों का लक्षण और आकार समान हो, उसे कहते हैं नर यानी कि समयुग्मकी या समयुग्मक। जैसे कुछ इस शैवालों में होता है, यानी कि शैवाल क्या होते हैं, जब एक दूसरे के सेम होते हैं उसको बोलते हैं, यानी कि आकार और रूप सब सेम हो जाता है। अब विषम युग्मक, दूसरा आ जाता है विषम युग्मकी। हमने लिखा है अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि ये हम लोग खास तौर से पढ़ते हैं, मनुष्यों में पाया जाता है। तो आइए इसके बारे में जानते हैं, विषम समयुग्मकी क्या है, विषम युग्मकी क्या है। लैंगिक प्रजनक जीव में नर में पुमाणु यानी कि शुक्राणु और मादा में अंडाणु, जिसके अंड कहते हैं या डिंब कहते हैं, वो बनता है, उसे कहते हैं विषम युग्मक, यानी कि दोनों में अलग अलग होता है।
नेक्स्ट आता है हमारा अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम आगे चैप्टर में भी डिटेल्स रूप से पढ़ेंगे। और यहाँ भी आपको बता दें कि समसूत्री या अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ये द्विगुणित जीवों में होता है, यानी कि द्विगुणित जीव बोलने का मतलब ये है कि एक नर और एक मादा, नर का गुण अलग है, मादा का गुण अलग है। तो ये द्विगुणित जीवों में होता है। ये होता है किसमें? मनुष्यों में टेरिडोफाइटा जीव होता है। टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में ये गुण पाया जाता है। अर्थात ये होता है कि जो दो गुण पाया जाता है अर्धसूत्री विभाजन जो पाया जाता है, यानी कि जो गुणसूत्र होता है या अंडाणु होता है, शुक्राणु होता है, वो अंडाणु शुक्राणु किसके रूप में पाए जाते हैं? 2n के रूप में। जब इनका अर्धसूत्री विभाजन होगा, समसूत्री विभाजन है, सम बोले तो बराबर, तो n और n के रूप में हो जाएगा। और यही दोनों यम यन का, यानी कि पुरुष में होगा और स्त्री में, दोनों में इसका यन और उसके यन, यानी कि इसका यक्स यक्स, अगर पुरुष है तो यक्स वाई, स्त्री है तो यानी कि यहाँ पे जो बनेगा तो यक्स यक्स, यानी कि स्त्री है तो यक्स यक्स और पुरुष है तो यक्स वाई। इनसे यन यन कहने का मतलब है कि अब सिर्फ एक ही का दिखाया गया, दोनों का ले तो 4n हो जाएगा, 2n तो यहाँ से 2 इसीलिए दिखाया गया ऐसा। तो यहाँ से एक और यहाँ से एक, दोनों मिले तो यक्स और वाई, और दूसरा फिर मिलेगा इसका और इसके साथ, तो ये बनेगा यक्स और यक्स। तो इसीलिए इसको बताया जाता है क्या चीज? अर्धसूत्री विभाजन। इतना तो बात समझ में आया। आइए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। निषेचन पूर्ण घटना की दूसरा जो स्टेज है वो होता है युग्मक स्थानांतरण। युग्मक स्थानांतरण मैंने पहले ही बता चुका है, फिर से बता दे रहा हूं एक बार कि युग्मक के निर्माण के पश्चात नर और मादा युग्मक एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, यानी कि नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं। युग्मक इसको ना बोले हम, नर और मादा एक दूसरे के संपर्क में आते हैं ताकि निषेचन की क्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। यानी कि बात यह है कि जब नर और मादा एक दूसरे से अट्रैक्टिव होते हैं तो जब संभोग की क्रिया होती है उस समय युग्मक का स्थानांतरण होता है। ये जो जीव होते हैं, प्रत्येक जीव में चाहे अलग अलग प्रकार के जीवों में अलग अलग तरह से होता है। जैसे कुछ ऐसे जीव जिसमें केवल नर प्रचलित होता है, यानी कि जो बस केवल नर, इसका मतलब ये है कि बस नर चलकर मादा के पास पहुंचता है स्थानांतरण के लिए, अर्थात निषेचन के लिए। आएंगे हम, अगला निषेचन है उसको पढ़ेंगे। तो ये जो होता है चलनशील, यानी कि नर चलनशील होता है, उसमें कौन कौन से जीव पाए जाते हैं? जिससे कुछ जीव होते हैं जैसे शैवाल, एग्जाम्पल में लिख लीजिएगा शैवाल। इस सवाल में भी क्या होता है? युग्मक का स्थानांतरण होता है, यानी कि नर चल कर जाता है मादा के पास, मादा नहीं चल के जाती है। जिसे ये होता है शैवाल, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा कामा टेरिडोफाइटा ETC। ऐसे बहुत सारे जीव होते हैं जो नर चलनशील होता है, तथा कुछ पौधों में जो द्विलिंगी होते हैं स्थानांतरण परागण के माध्यम से होता है। यानी कि कुछ पौधों में एक और बात होती है बाबू, आगे हम एक बात और जान लें कि ये तो नर चलनशील है, लेकिन जो मेढक होता है इसमें मेढक में मादा चलनशील होती है, यानी कि नर को स्थानांतरण के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, मादा जाती है। यानी कि कोई भी, अगर मान लीजिए यहाँ पे मेढक है, थोड़ा सा बना दे रहा हूं इस प्रकार से, ये मेढक है और मेढक जो है ये नर मेढक है। क्या है? नर मेढक। यहाँ है मादा मेढक। जब बरसात का दिन आता है तो बरसात के दिन में जो मादा मेढक होती है टर टर करते हुए और नर मेढक के पास पहुंचती है युग्मक स्थानांतरण के लिए। नर मेढक नहीं जाता है। और इसमें जो होता है बाह्य निषेचन होता है, मेढकों में बाह्य निषेचन होता है। आगे जो बता रहे हैं हम आपको, कुछ पौधों में जो द्विलिंगी होते हैं, ये द्विलिंगी होना जरूरी है क्योंकि लैंगिक जनन हम पढ़ रहे हैं। जो द्विलिंगी होते हैं कुछ पौधों में, जो द्विलिंगी होते हैं उसमें कैसे स्थानांतरण होता है, यानी कि परागण के माध्यम से स्थानांतरण होता है। कोई भी
ऐसा पौधा है और ये पौधे में ये परागण है, यानी कि परागण यहाँ पे पाया जाता है, परागकण जिसको बोलते हैं हम लोग, परागकण यहाँ पे पाया जाता है, इसको वर्तिकाग्र कहते हैं। आगे वाले चैप्टर में बाबू इसको डिटेल्स में बताएंगे, घबराइएगा मत आप लोग। वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र बोले तो यहाँ पे वर्तिकाग्र पाया जाता है। इस परागकण यहाँ से उड़ करके वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और वर्तिकाग्र पे पहुंचने के बाद परागण की क्रिया होती है। वही मैंने बताया कि द्विलिंगी कुछ पौधे होते हैं, उसमें परागण की क्रिया होती है। तो परागण की क्रिया वर्तिकाग्र तक पहुंचती है और इसमें अंडाणु पाया जाता है। इसमें आगे वाले चैप्टर में आपको डिटेल्स विस्तार पूर्वक चित्र के साथ बताऊंगा, घबराइएगा मत है आप लोग। और यहाँ पे आके इसमें अंडाणु पाया जाता है, अंडाणु से संपर्क होता है और नए पौधे का, नए फल का निर्माण होता है। तो ये होता है पौधों में, जिसे देख लीजिएगा ये होता है, इसको हम लोग कहते हैं परागकोश। आगे वाले चैप्टर में जब आएगा पौधों में जनन, जीवों में जनन है, पौधों में जनन में डिटेल्स में इसको बताएंगे हम। तो ये होता है पौधों में। पौधों में जैसे मटर का पौधा है, मटर के पौधे जो मैंने रिलीफ ने किया था ना मटर के पौधे पे सर्च, मटर का पौधा हो गया, और सारे बहुत सारे होते हैं जो अगले चैप्टर में हम आएंगे और बताएंगे कि ये कैसे परागण की क्रिया होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा निषेचन। अगला टॉपिक है निषेचन। लैंगिक जनन का जो पार्ट होता है, घटनाएं होती हैं लैंगिक जनन में, उसका सेकेंड पार्ट निषेचन। निषेचन के बारे में हम आइए जानते हैं, रोक लीजिए वीडियो को। लैंगिक जनन की घटनाओं में होने वाला सेकेंड स्टेज है निषेचन, फर्टिलाइजेशन, जिसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब दो युग्मक का युग्मन मिलकर युग्मनज बनाता है, जिसे युग्मक संलयन कहते हैं या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अर्थात ये है कि जब एक नर युग्मक, यहाँ पे नर युग्मक है मेल, नर युग्मक, और दूसरा मादा युग्मक जिसको हम फीमेल बोलते हैं, मादा युग्मक, और दोनों के जब युग्मन मिलेंगे तो दो टाइप्स के बनाएंगे, यानी कि कोई एक ही बन पाएगा, या तो यक्स एक्स बनेगा या तो यक्स और वाई बनेगा। तो जो यक्स एक्स बने या यक्स एक्स वाई बने, तो इसी को बोलते हैं हम निषेचन पूर्ण घटना, यानी कि निषेचन की घटना, निषेचन पूर्ण घटना। अब निषेचन पूर्व घटना थी, अब ये निषेचन की पूर्ण घटना होगी। एक मेल और दूसरे फीमेल का एक युग्मन जब मिलेंगे तो युग्मनज का निर्माण करेंगे, उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है ये भी दो प्रकार से होता है। इससे पहले हम जान लेते हैं, एक लिखा अनिषेक जनन क्या होता है। अनिषेक जनन ऐसा जनन जिसमें नर का कोई आवश्यकता ही नहीं होता है, मादा ही जनन कर लेती है, उसे कहते हैं अनिषेक जनन। आइए देखते हैं, जिस जीव में नर के बिना ही मादा निषेचन क्रिया पूर्ण कर लेती है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। जैसे ये होता है जो ये कुछ मधुमक्खियों में होता है, एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, कुछ मधुमक्खी में होता है, कुछ मधुमक्खियां ऐसा करती हैं, कुछ छिपकलियां, बस कुछ ही छिपकलियां, सभी नहीं करती हैं, कुछ छिपकलियां करती हैं। तीसरा होता है कुछ पक्षी में होता है, जो टर्की, एक पक्षी होता है जिसको टर्की बोला जाता है, कुछ पक्षी वो टर्की पक्षी है, टर्की पक्षी, सिंपल लिख लीजिएगा आप लोग, टर्की पक्षी ETC। और भी कुछ जीव होते हैं जिसमें अनिषेक जनन पाया जाता है। अनिषेक जनन क्या होता है बताने का यही पर्पज है कि ऐसा जनन जिसमें सिर्फ बस मादा भाग लेती है, नर भाग लेता ही नहीं है, उसे कहते हैं अनिषेक जनन। अब आता है निषेचन के प्रकार, टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। निषेचन के प्रकार दो प्रकार से होते हैं, बाह्य निषेचन और अंतः निषेचन। बाह्य निषेचन क्या है, अंतः निषेचन क्या है, आइए हम जानते हैं प्रत्येक को विस्तार रूप से। बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है?
इस निषेचन में अंडे देने वाले जीव तथा कुछ जलीय जीव भाग लेते हैं। यानी कि जलीय जीव भाग लेते हैं मुख्य रूप से, उसमें जो अंडे देते हैं वो, इसका एग्जांपल देखते हैं जैसे बोनी फिश, बोनी फिश, बोनी फिश मैंने बता रखा पहले कि बाह्य निषेचन होता है किसमें, मेढक में। तो मेढक, लेकिन पूछा जाता है, सर क्वेश्चन पूछ सकता है ये चीज आपसे कि बाह्य निषेचन जो जीव करते हैं उनके जो संतान आते हैं उनमें खतरा कैसे होता है, ज्यादा जोखिम क्यों होता है। तो जलीय जीव में जान लीजिए आप लोग कि जलीय जीव में जो जीव अपना संतान उत्पन्न करते हैं यानी कि अंडा के माध्यम से, तो जो अंडा जो निषेचन के बाद वो फटता है और शिशु का निर्माण करता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा शिशु का खतरा होता है। यानी कि छोटे छोटे जीव जो जैसे मेढक, बोनी फिश, ये छोटे छोटे जीव अपने संतान को उत्पन्न करते हैं और बड़ी मछलियां समुद्र के अंदर उन जीवों को हानि पहुंचाती है, यानी कि खा भी जाती हैं। तो इसलिए जो जलीय जीव होते हैं वो ज्यादा जोखिमपूर्ण अपनी जिंदगी बिताते हैं। आते हैं अब अंतः निषेचन क्या है। अंतः निषेचन ऐसे जीव जिसमें निषेचन शरीर के अंदर होता है, जिसमें स्थलीय और पादप, स्थलीय, जलीय तथा पादप जीव भाग लेते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल सरीसृप, सरीसृप, स्तनधारी जीव, ये जान लीजिए कि स्तनधारी जीवों में अधिकतर रूप से यानी कि पूर्ण रूप से जो स्तनधारी जीव होते हैं वो स्तनधारी जीवों में अंतः निषेचन ही होता है। जैसे मानव यानी कि स्त्री में जो निषेचन होता है अंतः निषेचन होता है। पशु, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, ये सब में अंतः निषेचन होता है। कुछ पक्षियों में भी ऐसा निषेचन होता है जो अंतः निषेचन होता है। और वो एक ऐसे पक्षी है जो दूध देती है, आप जानते हैं? नहीं जानते तो जान लीजिए, चमगादड़ जो होती है वो दूध देती है। सरीसृप, कुछ पक्षी तथा अधिकतर पौधे भी होते हैं, तथा अधिकतर पौधे होते हैं जिसमें उसके संग पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा, जिसे ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, टेरिडोफाइटा etc, यानी कि बहुत सारे पौधे भी होते हैं जो अंतः निषेचन क्रिया पूर्ण करते हैं। आइए हम आगे नेक्स्ट स्टेज पढ़ते हैं, निषेचन की पश्च घटना क्या होती है। निषेचन के पश्च घटना के बारे में जानते हैं। लैंगिक जनन का लास्ट स्टेज होता है निषेचन पश्च घटना, यानी कि निषेचन के बाद की घटना क्या होती है। लैंगिक जनन में होने वाले घटनाओं के पश्चात युग्मनज बनता है, जिसे निषेचन पश्च घटना कहते हैं। जब नर और मादा संलयित होते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ संयोग करते हैं और संयोग के बाद जो घटना होती है उसी को कहते हैं निषेचन पश्च घटना। यानी कि युग्मक का बनना यानी कि जाइगोट का बनना, जो शिशु का उत्पन्न होना, उसी को कहते हैं निषेचन पश्च घटना। अब आते हैं भ्रूण उद्भव, एम्ब्रियो क्या होता है। यानी कि जब निषेचन हो जाता है, निषेचन की पश्च घटना जब घटना घट जाती है, जिस समय शिशु का निर्माण होने लगता है, यानी कि शिशु धीरे धीरे विकास करने लगता है, तो वो मातृ के भ्रूण में, यानी कि उसी को कहते हैं भ्रूण का विकास, भ्रूण उद्भव, मातृ के भ्रूण में शिशु बनता है और विकसित होता है और 9 माह तक उसके भ्रूण में ही रहता है। उसके बाद जब भी उसका प्रसव की क्रिया होती है तो शिशु मातृ के गर्भ से बाहर आता है और एक जीव
यानी कि शिशु का निर्माण हो जाता है। आइए भ्रूणोद्भव के बारे में जानते हैं। एम्ब्रियो, निषेचन के पश्चात भ्रूण के विकास प्रक्रिया को भ्रूण उद्भव कहते हैं। बच्चों नोट्स बनाते चलिएगा। अब आता है कि अंड प्रजक में तथा सजीव प्रजक में, यानी कि अंड प्रजक भी होते हैं कुछ ऐसे जीव जो अंडा के माध्यम से भ्रूण का विकास करते हैं, तथा कुछ ऐसे जीव जिसके मातृ के गर्भ में भ्रूण का विकास होता है। तो अंड प्रजक में जो होता है वो ज्यादा हानिकारक होता है। तो वो अपने शिशु को यानी कि जाइगोट को कैसे सुरक्षित रखता है। अंड प्रजक में जीव अंडे के अंदर पर्यावरण में सुरक्षित कैल्शियम युक्त कवच से सुरक्षित रहता है। यानी कि पर्यावरण में सुरक्षित जो अंडा रहता है वो कैसे रहता है, तो उसमें कैल्शियम युक्त कवच पाया जाता है। तथा सजीव प्रजक में मादा शरीर के अंदर गर्भ जो होता है यानी कि भ्रूण का विकास होता है, यानी कि शिशु के जाइगोट का 9 माह तक विकास होता है। अब पौधों में अंडाशय फल के रूप में विकसित होता है, यानी कि जो पौधा होता है उसके तो अंडा में होता है, लेकिन फल के रूप का, यानी कि पौधों में भी अंड प्रजक होता है, यानी कि फल के रूप में विकसित होता है जो फल भित्ति का निर्माण करता है। यानी कि देख रहे होंगे आप में मटर का पौधा है, मटर के पौधे में अंदर जो होता है ये सीड्स पाया जाता है, यानी कि सीड्स, और ये होता है फल भित्ति। ये इस प्रकार का जो ये होता है, इसमें हमारा बीज है, बीज का होगा विकसित करेगा, और फल भित्ति उसका आवरण है जो उसको सुरक्षित रखेगा। और इस प्रकार से ये क्या कर देगा, बहुत सारे एक बीज यानी कि एक फल का निर्माण करता है, और वही फल जो होता है ये वाला जाता है, यानी कि जिसको हम लोग खाते हैं, तो इसका निर्माण होता है। आज का वीडियो बस यहीं तक। आज वीडियो समाप्त होता है, ये चैप्टर भी समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर जब नेक्स्ट हम वीडियो लेकर आते हैं, उस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन जो पेपर में पूछे जाते हैं तथा जो बुक्स में पूछा गया है, तो सारे के आंसर के साथ एक्सप्लेन के साथ हम लेके उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।